मेंस और एडवांस की जो हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के असाइनमेंट अभी अटेम्प्ट करी, तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो हमने अटेम्प्ट करी, याद रखना कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें ये सारा काम अपने आप अटेम्प्ट करके आना है। तो उस प्रोसेस से अपने आप को मत रोकना। देखो, बार बार सुन रहे हो, बहुत क्लियरली याद रखना कि मेरे काम करवाने से कभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्शन होता है अल्टीमेटली उसके बाद उस काम को रेसिप्रोकेट करने से, वो काम अपने हाथ से लिखने से। तो जो हमने इतने दिन लगा के कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का लॉजिक समझा, जो कि हमें पूरी तरह समझ में आता है कि लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है, और लिमिट से फर्दर हम जब एक स्टेप आगे बढ़े तो हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हमारी एंट्री हुई। हमने उस पर बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड करी, 5 क्लासेस हमने ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे अटेंड करी। तो उसके बाद जो मेन अंडरस्टैंडिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसकी चेकिंग कैसे होगी? डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो आज वाली क्लास के डिस्कशन में एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की जो असाइनमेंट अभी हैंडल करके हटे हो उसकी डिस्कशन है। तो हर क्वेश्चन जिसमें कि ब्लॉक्ड हुए हो उसको नोटिस करना, हर क्वेश्चन को नोटिस करना कि उसमें कहाँ पे क्या गलती करी। तो वो गलती करना बड़ी ट्रबल नहीं है, वो गलती ना करना बड़ी ट्रबल है। याद रखना, देखो याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में गड़बड़ क्या होती है कि हम ये भूल जाते हैं कि काम हमने अपने आप करना है। जैसे जैसे अब मान लो कि अगर कोई जिम में जाता है तो जिम जाके अल्टीमेटली वहाँ जाके जो उसने जो एक्सरसाइज करनी है वो खुद करनी है। तो बिल्कुल सेम जोन है अब प्रिपरेशन का। ये 6 महीने की प्रिपरेशन वुड एक्चुअली चेंज योर लाइफ। अभी वाले टाइम पे हमें ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि जो ये जो 6 मंथ्स हैं हमारे, अगर हम इनको डेडिकेटेडली, अगर मान लो हमने अलॉट कर दिया, जैसे जैसे काम दिया जा रहा है वैसे वैसे कर लिया, तो पेपर का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। दैट इज़ माई प्रॉब्लम, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि जो हमें काम मिलेगा हम उस काम को करने से बचेंगे। हर दिन हमारे पास एक नया बहाना होगा कि हमने आज इसलिए काम नहीं करा। आज मम्मी ने मुझे ब्रेड लाने भेज दिया तो मेरा काम करने का मन नहीं करा, मेरा रिदम ब्रेक हो गया। मैंने 12 बज के, आज मैंने 12:30 बजे पढ़ाई करनी शुरू करनी थी, अब 12:40 हो गए हैं, अब मैं आज नहीं पढ़ सकता, अब मैं कल पढ़ूंगा। 12:30 बजे मैंने पढ़ाई करनी शुरू करनी होती है। तो इतने नए नए बहाने हमारे मन से निकलेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि याद रखना कि अपने टारगेट्स वीकली बेसिस पे डिसाइड करो। अपने सिलेबस को अब से लेके मेंस के एग्ज़ाम तक के लिए ब्रेक कर लो, और तीनों सब्जेक्ट्स में, अकेले मैथ्स में नहीं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, तीनों में हर सब्जेक्ट को ब्रेक करो। और ब्रेक करके कि उस पर कितना समय, देखो कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि उनको सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हम कितने घंटे पढ़ें, हम कितनी देर पढ़ें। तो मुझे उससे मतलब नहीं, अगर आपको काम अगर 15 मिनट में समझ में आ जाता है तो दैट इज़ ओके, 15 मिनट्स पढ़ो। अगर वही काम 15 मिनट में नहीं आ पाता तो 3 घंटे में आ सकता है, तो 3 घंटे लगाओ। जो इम्पॉर्टेंट टास्क है वो कितने घंटे पढ़े वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट टास्क है कि उसका आउटपुट क्या निकला उसको पकड़ो। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आती। हम किताबें लेके बैठ जाते हैं जैसे कि हम अपने घर वालों के, हम बिल्कुल पेरेंट्स के लिए बैठे हुए पढ़ने, और यहाँ अपने आप को भी कई बार डिसीव कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल भी काम का जोन नहीं है। एक्चुअली पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, और आई हैव सीन, जैसे अब बहुत साल पहले कोई बच्चा था जिसके पेरेंट्स को ये कंप्लेंट थी, वो आके उन्होंने मेरे से डिस्कस करा कि हमें प्रॉब्लम है कि ये अपने घर पे हर समय सोता रहता है। तो उनको मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हर टाइम सोता रहता है, उसके बाद भी मेरी क्लास में इसका जो रैंक आ रहा है वो शुरू के 5 बच्चों में आ रहा है, तो आप इसको सोने दो। तो काम की बात यह है कि अल्टीमेटली यू हैव टू रीच द आउटपुट स्टेज। उसके लिए क्या करो कि अपना टारगेट वीकली बेसिस पे डिवाइड करो। पहले क्या करो कि मंथ का टारगेट डिसाइड कर लो या 3 मंथ का टारगेट डिसाइड कर लो। उसके बाद उसको 3 मंथ में मत छोड़ो, सारा काम रह जाएगा। फिर उसको मंथली जोन पे ब्रेक करो कि मुझे इस महीने में ये करना है। उसके बाद उसको फर्दर ब्रेक करो, वीकली बेसिस पे टारगेट ब्रेक करो। वीकली बेसिस का जब टारगेट सेट करोगे तो जाके काम होना शुरू होगा। क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि आईआईटी की प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। तो एक दिन में भाग के हम एक दिन ज़्यादा मोटिवेशन में आ जाएं, जैसे कई बच्चों का मैं ट्रैक नोटिस करता हूँ कि एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस लगा ली फिर गायब हो गए, वो अच्छी चीज़ नहीं है।
अगर वो उसको रिविजन के लिए कर रहे होते तो वो बात समझ में आती है। देखो हर क्लास जो वहाँ ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है वो हैवी क्लास है, उसमें मुझे पता है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल उसके अलावा परफेक्शन के लेवल तक क्लासेस रेडी करी हैं। तो उसके बाद जो काम है वो तो खुद करना है अभी। तो वो गड़बड़ हम कहाँ पे करते हैं कि हम सारे का सारा जो पानी का जग है उसको एक ही दिन में कंप्लीट करने की करते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। बहुत सारे बच्चे सिस्टमैटिक अप्रोच पे चल रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। वही चाहिए, उनको ही काम समझ में आएगा, उनको ही असाइनमेंट करने का मौका लगेगा, वही सिलेक्ट होंगे। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे तो गड़बड़ है। अब देखो इस चीज़ का एडवांटेज लेने की करो, पिछले सारे काम को रिवाइज करो, रिवीजन शुरू करो। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उतनी बातें तो मेरे माइंड में अच्छी तरह रटी होनी चाहिए कि मैंने क्या बताया। उसके बाद यू वुड बी शॉक्ड कि पेपर में क्वेश्चंस उसके बाहर के नहीं आते। अब जैसे शील्डिंग इफेक्ट नाम हमने कितनी बार सुना, उस पर अभी इस IIT में के एग्ज़ाम में अभी भी मतलब हर दूसरे साल क्वेश्चन आया होता है, पर ऐसा कोई नाम बुक्स में है ही नहीं। तो इसलिए हम ऐसे ऐसे नाम करेंगे जो पूरे इंडिया में बच्चों को पता ही नहीं है, पर उनकी एप्लीकेशन हम कब कर पाएंगे, जब हम काम करेंगे। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन तब होगा जब पूरी तरह खुद जान लगाओगे। तो जान लगाने का मतलब ये नहीं कि अभी सुन के मोटिवेट हो गए बस जाके फटाफट पढ़ने बैठ गए थोड़ी देर के लिए। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ रोज हमने क्लास अटेंड करनी ही करनी है। जो असाइनमेंट की जो डेट डिसाइडेड है वो असाइनमेंट तब तक हमने कंप्लीट करनी ही करनी है। अच्छा हो, बुरा हो, बारिश हो रही हो, कुछ भी हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। याद रखना, तो हमारा ट्रैक बनना शुरू होता है, बिकॉज इट्स अ मैराथन। इतने लाख बच्चों में हम सिलेक्ट होने की सोचते भी हैं और हम सोचते हैं कि अपने आप हो जाए, वो नहीं होना। और जब एक बार हमें सही तरीके से हमारी प्रिपरेशन, देखो हमारे हाथ में रैंक नहीं है, हमारे हाथ में क्या है कि हमारा लॉजिक राइट हो जाए, तो उस पर जोर लगाओ। तो चलो आज वाली क्लास में डिस्कशन शुरू करते हैं इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन से नोटिस करना शुरू करते हैं और बहुत सिंपल थी। अब ये था फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें अब काम की बात क्या थी कि हमें क्लियरली देखते ही समझ में आता था कि x माइनस 1 की पावर n उसका मॉडुलस है चाहे साइन 1 अपॉन x माइनस 1, ये थी एक्सप्रेशन। तो हमें किसी ने ये दे के कहा कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो जाए तो ऐसा होने के लिए n कैसा हो। ये क्वेश्चन अगर मैं अपनी समझ से बताऊँ तो हमारा सॉल्व होना चाहिए था 2 सेकेंड्स में, क्योंकि हमने एक स्पेशल बात क्रिएट करी, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। तो इस केस में हमें समझ में आता है कि जो साइन 1 बाय x माइनस 1 है वो इस पॉइंट के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि उसकी अपने आप में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसको बाहर शील्ड चाहिए, x माइनस 1 बाहर 0 बनना चाहिए, उस 0 की कोई भी पावर हो जाए। तो जो इस केस में ये n है जो पावर में था, वो इस केस में इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए n को 0 से बड़ा कुछ भी होना चाहिए। तो एक्चुअली जो बी ऑप्शन है उसमें यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट गिवन है, तो एक्चुअली इसका बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में मार्क होना चाहिए था दैट वाज डी। क्यों? क्योंकि जो सही आंसर बनता वो बनता 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 पे जो ब्रैकेट आता है वो ओपन होता। इसी क्वेश्चन में ये अपने आप को जवाब दो कि अगर ये कहा गया होता कि ये इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी चाहिए तो हमें कितनी देर में आना चाहिए था ये क्वेश्चन में, बिल्कुल साथ साथ ही 2 सेकेंड्स में, कि डिफरेंशिएबल होने के लिए इस पॉइंट पे इसकी डबल शील्ड होनी चाहिए। तो ऐसा होने के लिए जो n है उसको 1 से बड़ा होना चाहिए था, अगर हमें यहाँ इसी पॉइंट पे ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल भी चाहिए होता तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अगर डिफरेंशिएबल चाहिए तो n 1 से बड़ा। नेक्स्ट में हमें गिवन था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 से 2 पाए, वेयर fx इज इक्वल टू tan 3x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos 4x, दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो अब हमें क्या बोला गया? हमें कहा गया कि हमें ये फंक्शन चाहिए, बताओ कितने पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या था? tan 3x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4x, ये थी टर्म। तो अब इसमें पता है हमें कैसे बोलना चाहिए था? ये सोचो कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस, देखो फटाफट सोचना होता है कि भाई डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ये ग्राफ टूटे। तो ये ग्राफ कब टूटता? एक तो ये ग्राफ तब टूटता जब इसका जो डिनोमिनेटर होता वो 0 होता, जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 होता। तो cos 4x को 1 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे cos 4x 1 होगा वहाँ पे इसके ग्राफ को शॉक लगेगा। तो cos 4x, अब x कहाँ पे है? 0 से 2 पाए, तो 4x कहाँ होगा? 0 से 8 पाए। तो अब cos थीटा 1 कब होता है? cos थीटा 1 होता है इवन पाए पे, कहाँ पे? 0 पे, 2 पाए पे, 4 पाए पे, 6 पाए पे, 8 पाए पे। तो 5 पॉइंट्स तो यही बन गए। साथ में जो tan 3x है उसका जो 3x है
उसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ये नहीं होना चाहिए। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो अब देखना है इस केस में जो x है वो क्या बन गया फिर 2n + 1 पाई बाय 6, मैंने सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर दिया। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 6 कितनी बार बन रहा है, n को सिंपली 0 0 1 2 3 डालना शुरू कर दो, तो ये पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, फिर आगे 9 पाई बाय 6 भी बन जाता और 11 पाई बाय 6 भी बन जाता। ये सारे पॉइंट्स गिवन इंटरवल के बीच में आए। देखो 11 पाई बाय 6 भी 2 पाई से कम है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ये बने और पहले से यहाँ पे 5 पॉइंट्स थे, तो एक्चुअली आंसर इस केस में 11 पॉइंट्स बना। देखो इसमें पता है नोटिस करने वाली बात क्या, और याद रखना ये बात, मैंने ये पॉइंट्स क्यों निकाले कि मुझे ये देखना पड़ता कि कहीं कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा जो कि दोनों के बीच में आ रहा हो। तो इस केस में नहीं आ रहा, लेकिन आ सकता था। तो चलो इस केस में जो आंसर बना दैट इज मोर देन 7, जिसका लॉजिक भी हमें क्लियरली समझ में आता है। नेक्स्ट भी बहुत साल पहले आईआईटी में इसी तरह का क्वेश्चन आया था, हमने करा भी है क्लास में, तो अभी ये राइट होना चाहिए था, प्रैक्टिस के लिए दिया था ये। हमें किसी ने दिया मॉडुलस ऑफ 2x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस tan x। तो हमसे कहा कि 0 से 3 के बीच में बताओ कि ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो मॉडुलस तो हमें क्लियरिटी है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। tan x डिसकॉन्टिन्यूअस है सिंपली पाई बाय 2 के ऊपर, पाई बाय 2 पे है, उसके बाद 3 पाई बाय 2 पे भी है, पर जो 3 पाई बाय 2 है वो 3 से बड़ा हो गया। देखो ये पाई इंटू 3/2 है, तो ये पाई से बड़ा नंबर है, तो ये 3 से बड़ा हो गया, तो हमें वो इंटरवल तो देखना ही नहीं। ये पॉइंट बना जहाँ पे कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे हो गया, इसकी वजह से 1/2 पे हो गया, इसकी वजह से 2 पे हो गया, और इसकी वजह से पाई बाय 2 पे भी हुआ। तो जो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बने दे वर 3। जो बच्चा इस क्वेश्चन में गलत बोलता है उसको लगता है कि ये 1 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है और 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो वो भूल जाता है कि जिस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस क्वेश्चन को देने का रीज़न एग्जैक्टली ये था। तो इसका सी ऑप्शन क्या कहता है कि 1 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है और 3 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये बनता है इसका बिल्कुल सही आंसर, और सिंपल था। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसी से डेराइव्ड है, और हमने करा भी हुआ वो क्लास में, तो इसलिए ये बहुत तेज़ होना चाहिए था। हमें cos ऑफ mod x माइनस mod x प्लस 1 दिया, ये देख के कहा कि बताओ भाई सिंपल सी बात कि ये कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल एंड वॉट एवर। कॉस ऑफ mod x हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, mod x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। 1 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 गलत है, कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 सही है, डिफरेंशिएबल एट x = 0 गलत है। क्यों? क्योंकि cos ऑफ mod x का ग्राफ कैसा बनता है, जैसा कि cos x का ग्राफ होता है, और mod x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। देखो मतलब इसमें पता है सीखने वाली बात क्या है। ये क्वेश्चन का याद है जो हम लोगों ने जो क्लास में एग्जाम्पल करा था, उसमें साइन ऑफ mod x माइनस mod x था। तो साइन ऑफ mod x का ग्राफ ये था, mod x का ग्राफ ये था, तो इसका इस वाले का राइट हैंड डेरिवेटिव नोटिस करो वो 1 है, इस वाले का राइट हैंड डेरिवेटिव नोटिस करो वो भी 1 है। जब दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो दोनों का राइट हैंड डेरिवेटिव -1 हो जाता, सिंपली 1 - 1 वो 0 आ जाता। तो ये फंक्शन, अगर फंक्शन ये होता तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था। cos ऑफ mod x 0 पे डिफरेंशिएबल है, जो माइनस mod x है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब मैं इन दोनों का मिला के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये तो बेचारा दोनों तरफ से सेम आंसर देगा, mod x का आंसर दोनों तरफ से अलग अलग आएगा। तो कंबाइंड फंक्शन का दोनों तरफ से जो डेरिवेटिव आएगा वो अलग अलग आएगा। देखो ये बात को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो 100 बार रटो कि वो ग्राफ्स है। ग्राफ हमने बनाना नहीं होता, पर हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है कि जो अंडर करंट है वो ग्राफ है। जैसे मैंने बोला होता है कि जो ग्राफ है वो सोचो कि जैसे हमारी ब्रेथ है, कि हम लोगों को रोक रोक के सांस लेके नहीं दिखाते कि देखो मैं सांस ले पा रहा हूँ, पर हमें क्लैरिटी है कि हम चल सांस की वजह से ही रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि जो ब्रेथ है दैट इज एक्चुअली ग्राफ्स। तो पूरी तरह पूरी कहानी की जो अंडरलाइंग थ्योरी है
दैट इज ग्राफ्स। वही जड़ को पकड़ना इज एग्जैक्टली द राइट टास्क, इसीलिए हमने उस पर बहुत दिन लगाए पहले। ये बहुत सिंपल था। हमें कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स, इसका हमने मैक्स निकालना है। मैक्स निकालना है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ बना दोगे। सिंपली एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को पकड़ा और 2 नीचे खींच लिया, और वाई इज इक्वल टू एक्स वाली हमने लाइन बना दी, ये बना। तो अब हमसे पूछा गया कि बताओ ये कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स फिर, अगर तो क्वेश्चन की टर्म अगर यही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो जो मैक्स वाला ग्राफ इस केस में बना, जो मैक्स वाला ग्राफ बना, हमें विजिबल है कि वो ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, जो सिंपली इस केस में ये वाला ग्राफ है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमा एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, इस केस में जो आंसर बना दैट इज एक्चुअली बी। एक पॉइंट ये वाला हुआ और एक पॉइंट ये वाला हुआ। और अगर इसको ध्यान से नोटिस करो तो मैं दोनों पॉइंट्स पे इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इसका डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 1। तो इस पॉइंट पे इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता, इसके ग्राफ का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, इस तरफ से जो डेरिवेटिव आएगा, इस पॉइंट के केस में वो आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इक्वल टू एक्स करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इक्वल टू एक्स करा तो वहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स एक 2 आ जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो एक ये पॉइंट जो आया दिस इज -1, और ये पॉइंट जो आया वो आया 2, एक्स की वैल्यू 2। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता तो ग्राफ से दिखता है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करता। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड साइड से आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो चलो, इन एनी केस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बना दैट इज 2। ये फिर से फ्री के मार्क्स थे, अगर हमें शील्डिंग इफेक्ट वाली बात में क्लैरिटी है। ऑप्शंस को तो डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई डर नहीं। ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर सोचो तो वो पैराबोला है। वो कहाँ पे कट करेगा, 0 पे और 1 पे, और डाउनवर्ड पैराबोला है। तो जब इसका मॉडुलस लोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा हो गया। ये इसका ग्राफ है, इसका बस ये अंदर वाले का मॉडुलस के साथ जो ग्राफ है वो ये है। तो इसकी नोक बनती है 0 पे और 1 पे, ये इन दोनों पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये जो बाहर खड़ा है ना 1 माइनस एक्स, ये इसके लिए भगवान है। इसने इसको बचा लिया, कहाँ पे बचाया, 1 पे। 1 पे बचा लिया क्योंकि जहाँ पे इसका डेरिवेटिव, जहाँ पे इसकी नोक बन रही है वहाँ पे ये बाहर वाली टर्म 0 हो गई। तो इसने इसको 1 पे तो बचा लिया, 0 पे नहीं बचाया। तो इसलिए 0 पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये जो फंक्शन बना दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे डिफरेंशिएबल है। इसको करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालता। बुक्स में निकाला होगा, जो और बच्चे लंबे लंबे तरीकों से कर रहे होंगे वो निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे, याद रखना। जो करेक्ट ऑप्शन बना वो 1 बना, नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 बने, जो पॉइंट बना दैट इज 0। नेक्स्ट था मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 पूरे का मॉड प्लस 1 का ग्राफ। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन काम क्या था, ग्राफ, और कितनी देर का था, बिल्कुल तेज होने वाला। हमें किसी ने बोला मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो हमें समझ में आता है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये होता है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 करोगे तो ये वाला ग्राफ 1 नीचे खिंच जाएगा। तो जब ये ग्राफ 1 नीचे खिंच जाएगा तो ये 1 पे कट करा, तो अब ये 0 पे कट कर जाएगा, ये बना। ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है। अब इसका जब मॉडुलस लोगे तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो इस नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर ले लेते हैं, यही बना दे रहा हूँ कि अपना टाइम बच जाए। ये बना, ये इतना ग्राफ, इतना। अब जब इसको 1 ऊपर करना है तो 1 ऊपर कर दो, जो फाइनल ग्राफ बनता वो कुछ ऐसा हो जाता। ये बना, ये कंप्लीट ग्राफ। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। इस पे x 0 है, y 1 है। फिर ये नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, इस पे x 1 है और y 2 है। देखो मैंने सॉल्व नहीं करा, देख के मुझे दिख रहा है ग्राफ से कि देखो ये यहाँ पे इसकी हाइट कितनी थी, x 1 था, y भी 1 था। जब इसको और ऊपर कर दोगे तो x 1 रहेगा, y 2 हो जाएगा। तो 0 1 1 2, फिर ये दिस इज 2 1। तो इसके इसमें ये 3 पॉइंट्स बने, D है 0 1 1 2 और 2 1, ये मेरा ऑप्शन है।
और सिंपल था, केवल प्रैक्टिस के लिए था, हम क्लास में कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल फ्री के प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन दिया था और 5 सेकंड में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है, रटा होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमें रटा हुआ है, हमने खुद उसकी अंडरस्टैंडिंग को बनाया। ये 0, ये π/2, ये -π/2। तो ये सिंपली हमें विजिबल है कि ये पीरियोडिक कर्व है जिसका पीरियड 2π है, जिसका पीरियड 2π है। ये यहाँ पे कहाँ मिलता है? ये हाइट क्या बनेगी? π/2, और ये इधर नीचे कितना है? -π/2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड था। तो इसकी नोक कहाँ पे बनती है? π/2 के ऊपर बनती है। दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट π/2। ये ऑप्शन दोबारा π/2 लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ है इसमें, ये π/3 लिख लो चलो इसको। तो π/2 पे इसकी नोक बन रही है, ऐसे ही 3π/2 पे इसकी नोक बन रही है, एंड सो ऑन। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी हमें ग्राफ याद है, याद रखना, वो नेगेटिव नहीं होता। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये 0, ये π, ये 2π, फिर ये आगे 4π एंड सो ऑन। तो इसका भी जो रेपिटेशन है वो आफ्टर एवरी 2π है। याद रखना, हमें ये ग्राफ्स क्लियरली आते हैं कि हमें पूरी तरह समझ में आता है कि 0 से π तक कॉस इनवर्स कॉस एक्स केवल बढ़ता रहेगा। तो हमें पूरी तरह ये बेसिक ग्राफ्स इसमें शायद मेरे से कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से π के बीच में वो x ही रहेगा, एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न को बस पूरी तरह क्लियरिटी में ध्यान में रखना इज एक्चुअली द मेन टास्क। ये पॉइंट क्या बना? π। ऐसे ही tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x ग्राफ अलग होता है, वो हमने अलग से करा हुआ है। पर इस क्वेश्चन का पूरी तरह पर्पस कहाँ से डेराइव्ड था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हमें कहा गया कि जो फंक्शन f(x) है वो है x² + 1 जब x 1 से कम है और 2x जब x 1 से बड़ा है। तो अब ये तो खैर बिल्कुल सिंपल था, x² + 1 और 2x जब x 1 से बड़ा। तो ये तो 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। ओरली हमें विजिबल है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली, वो 2 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव निकाला, 2x आ गया, x को 1 डाला, 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। तो ये फ्री के मार्क्स थे। इस क्वेश्चन में गिवन है कि f(x) जो है वो 1 है जब x नेगेटिव है, 0 है जब x 0 है और -1 है जब x पॉजिटिव है। हमसे तो f(x) को अगर नोटिस करो, अगर सिंपल सी बात में बताऊं तो क्या समझ में आता है कि जो f(x) है वो एक तरीके से माइनस ऑफ सिग्नम x है। सिंपल सी बात सोचो तो x के नेगेटिव होने पे सिग्नम x क्या होता था? -1। ये उल्टा है, ये 1 है तो मैंने ऐसे बना लिया, वैसे इसका कोई डर नहीं, कोई इतना फ़ायदा नहीं है। ये हमें gx क्या गिवन है? cos x - π/4 - sin x - π/4। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं gx को, तो gx सिंपली बन गया cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4, विच इज़ सिंपली cos x और यहाँ से माइनस sin x sin cos π/4। साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाती, ये सिंपली मेरे पास आ जाता 2 टाइम्स cos x cos π/4 विच इज़ 1/√2। तो जो gx है वो √2 cos x है एक्चुअली। ये था एक्चुअली gx सिंपली √2 cos x। तो अब √2 cos x को किसी ने अब हमें कब फर्क पड़ता है? जो f ऑफ gx है वो ग्राफ कब ब्रेक होगा? जब जो f के अंदर जो चीज़ जा रही है, f के अंदर gx जा रहा है ना, तो जो f के अंदर gx जा रहा है हमें समझ में आता है कि अगर वो gx अपना साइन चेंज करेगा तो जो f वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज करेगी। तो हमने gx को बनाने के बाद ये सोचना था कि जो gx f के अंदर जो जा रहा है वो अपना इस केस में साइन कब चेंज कर रहा है। तो अब gx क्या बना? √2 cos x। वो साइन कब चेंज कर रहा है? π/2 पे। देखो π/2 से पहले cos कैसा होता है? पॉजिटिव, और π/2 के बाद cos कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ऐसे वो अगली बार कब साइन चेंज करता है? 3π/2 पे। तो π/2 और 3π/2 वो 2 पॉइंट्स बने जहाँ पे कि ये फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा gx, और जहाँ पे f के अंदर वाला फंक्शन साइन चेंज करेगा वहाँ पे f डिसकॉन्टिन्यूस है, वो हमें यहाँ पे बताया गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, पर पता है देखो इस सारे काम में कॉन्टिन्यूटी एज अ टॉपिक हम जानते हैं। मेन काम उस टॉपिक के पता होने के बाद क्या होता है कि जो हमें बताया गया क्या हम वो बातें अप्लाई कर भी पा रहे हैं। तो सारी जो उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक्चुअली पूरी तरह इनमें से हर पॉइंट जो बताया गया उसका इंप्लीमेंटेशन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे √2 cos x हमें क्लियरली गिवन था कि ये एक्सप्रेशन है। तो अगर हम लोग ये टर्म को नहीं बोल पाए तो हमने गड़बड़ कर दी,
हमें लगा कि कुछ इसमें और अलग स्पेशल होगा, जबकि नहीं था। तो चलो, दिस वॉज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें गिवन था जिंट ऑफ x इंटू साइन 4x माइनस 1/2 पाई। ये साइन 4x माइनस 1/2 पाई, मैं इसको ना लिख देता हूँ क्योंकि ये टर्म उतनी क्लियरली नहीं लिखी हुई, इंटू पाई, ये थी एक्सप्रेशन। जिंट x इंटू साइन 4x माइनस 1/2 इंटू पाई। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमें इसमें पूछा गया कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है कहाँ पे। तो इस केस में जो जिंट x है, जिंट x की किसी भी इंटीजर पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सोचो तो वो अलग अलग आती है। 5 पे जिंट x की लेफ्ट हैंड लिमिट 4 और राइट हैंड लिमिट 5 पे 5। जो साइन 4x माइनस 1/2 पाई है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता इस केस में। x को कोई भी इंटीजर डालो तो साइन का आंसर +-1 ही आ जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन अभी अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन पता है कब ज़्यादा अच्छा होता, जब ये क्वेश्चन लिखा होता जिंट x इंटू कॉस 4x। बड़े बड़े काम की बात है, इसको समझना। मान लो क्वेश्चन अगर ये होता जिंट x इंटू कॉस ऑफ 4x माइनस 1/2 पाई। अब देखो मैंने 1 सेकेंड में क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब गड़बड़ हो जाती। जैसे ही अब इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि जैसे ही x इंटीजर होगा तो उसकी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है वो अलग अलग आएगी, तो वो गड़बड़ करेगा। पर जहाँ पे जिंट अब की बार 0 होगा वहाँ पे ये बाहर शील्ड लेके खड़ा हुआ है कि जहाँ पे तेरे को खतरा है वहाँ पे मैं 0 हो जाऊँगा। तो जैसे x को कोई भी इंटीजर डालोगे, cos 4x माइनस 1 विच इज़ एन ऑड नंबर π/2, वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल x। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, अब की बार हमने जो शील्ड देखी ये भी शील्डिंग इफेक्ट था। तो अगर क्वेश्चन अगर ये होता, अगर यहाँ पे cos 4x माइनस 1 पाई, ये बड़े काम की बात है। यही क्वेश्चन अगर फिर से अगर एज इट इज़ अगर IIT में आ जाए ना तो लोग गलत कराएं, वो कहें कि बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन आ गया, तो उनको बात नहीं आती समझ। तो हमें वो बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। तो अगर क्वेश्चन ये होता तो हमारा आंसर ये होता, दिस इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल x। इसको अकेला खतरा कहाँ पे था, इंटीजर पे। कॉस तो हमेशा खुश है अदरवाइज, तो इसके डिसकॉन्टिन्यूस होने का अकेला रिस्क कहाँ पे था, इंटीजर के ऊपर। और इंटीजर के ऊपर कॉस ने 0 के उसको बचा लिया थ्रू शील्डिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस लिखा होता। याद रखना ये बात, उसको नोट करो और शील्डिंग इफेक्ट को पकड़ो कि हमने कैसे करा। ये सिंपल था। हमें देखो साइन x प्लस 2 cos x गिवन है, इसका जिंट दिया गया 0 से 2 पाई के बीच में। तो हमें अब साइन x प्लस 2 cos x जब गिवन है तो इसमें ना अब एक सिंपल सी बात सोचो कि हमसे पूछा गया कि बताओ ये कितने पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसको अगर मान लो कि अगर मैं एक सिंगल टर्म में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो इसको उसके लिए √5 से मल्टीप्लाई करा और √5 से डिवाइड कर लिया, a² प्लस b² से। a हो गया 1, b हो गया 2। तो इसको एक सिंगल टर्म बनाने के लिए a cos x प्लस b sin x को सिंगल टर्म बनाने के लिए करते थे ना sin x प्लस अल्फा। ये बन गया क्वेश्चन, ये बन गया सिंपल सी टर्म। बिल्कुल क्लैरिटी में इसके लॉजिक को समझना और इंटरेस्टिंग था। अब देखो क्यों, हमें कॉन्टिन्यूटी आता है, हमें ग्राफ भी आते हैं, पर एग्जामिनर ने हमें नई तरह की टर्म देके फंसाया। वो यही करेंगे। हमारा काम पता है क्या होता है, और यही काम है कि वो एक नए क्वेश्चन को हम बोले कि ये कैसे कराया गया, हमें कब कराया गया और कराया गया होगा। तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना ही एक्चुअली मेन स्किल है कि हमें ये कैसे कराया गया, और ये कॉन्फिडेंस अटेन करना कि हमने करा होता है। और देखो यहाँ पे साइन x प्लस 2 cos x का जिंट मेरे लिए भी नई टर्म थी। मैंने सोचा कि ये कहाँ कराया गया, क्या चाहता है एग्जामिनर, कैसे बना दिया। तो पहला थॉट माइंड में आया कि इसको एक सिंगल टर्म बना दो। बना दी, देखो मैंने √5 sin x प्लस अल्फा। अब मैं क्या करूँ इसका, अब एक बात सोचो, जो साइन वाला ग्राफ होता है हमें बिल्कुल साइन वाला ग्राफ, सुंदर सा ग्राफ हमें आता होता है। साइन अपने घर की बात है, साइन तो ये 0 ये 2 पाई, ये साइन का ग्राफ होता है। देखो साइन का ग्राफ अगर पूरे एक चक्कर सोचो, साइन के ग्राफ को एक पीरियड में सोचो, 0 से 2 पाई एक सिंगल पीरियड है ना। तो एक सिंगल पीरियड में अगर अल्फा आगे पीछे भी खिसका दोगे तो भी ग्राफ सेम ही रहेगा। तो इसलिए जितने पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इसके होंगे उतने ही पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इसके होंगे, क्योंकि पूरे पीरियड की बात हो रही है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, ये भी याद रखना। देखो साइन का ग्राफ का बिहेवियर,
0 से 2 पाई, एक पूरे चक्कर में तो हर बार सेम आएगा ही आएगा ना, तो इसलिए ये इसके जो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बनते वो उतने ही बनते जितने √5 sin x के जेंट के बनते। ये बड़े काम की बात है, बिल्कुल ध्यान से कान साफ करके सुनो। √5 sin x के हमने पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं। अब मैं क्या इसके जेंट के, तो अब मैं क्या करूँ, सिंपल सी बात, √5 sin x का ग्राफ सोचो। तो √5 sin x का जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ बना। ये हाइट कितनी है, √5, ये नीचे हाइट कितनी है, -√5। अब √5 होता कितना है, √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, कितना है वो मुझे नहीं पता। तो जब मैं इसका जेंट बनाऊंगा, तो इसका जेंट यहाँ पे इसकी हाइट 2 पॉइंट समथिंग है, तो उससे पहले इसकी हाइट कभी 2 होगी, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम कब है, जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा। हमने तो ये सोचना है ना कि ये कहाँ कहाँ पे इंटीजर बन रहा है। तो 2 पॉइंट समथिंग होने से पहले ये कभी 1 होगा, पहले कभी इसकी हाइट कितनी होगी, 1। तो जहाँ पे इसकी हाइट 1 होगी, जहाँ पे ये 1 होगा वहाँ पे ट्रबल है। जहाँ पे इसकी हाइट 2 होगी, इस पूरे की जहाँ पे वैल्यू 2 होगी, वहाँ पे उसका जेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो 2 पॉइंट्स ये बने यहाँ कहीं, वो कौन से हमें मतलब नहीं। ऐसे ही सेम 2 पॉइंट्स यहाँ बने, कौन से बने हमें उससे मतलब नहीं, पर 2 बने। और एक पॉइंट यहाँ पे बना। तो यहाँ तक हमें गिनती समझ में आई कि 5 पॉइंट्स आ चुके हैं, हमने 5 पॉइंट्स तो बना लिए। अब ज़रा इसको नीचे देखते हैं, तो -√5। ऐसे जहाँ पे कहीं ये -1 होगा वहाँ ट्रबल है, जहाँ कहीं ये -2 होगा वहाँ भी ट्रबल है। देखो जहाँ पे इसकी वैल्यू, अब की बार ये नेगेटिव साइड पे नोटिस करना, जहाँ पे ये -1 होगा वहाँ पे ट्रबल है, जहाँ पे ये -2 से थोड़ा भी कम होगा उसका जेंट जो आएगा वो सिंपली -3 है। तो इस केस में 2 पॉइंट्स ये बने, सिंपली 4 पॉइंट्स ये आ गए और एक पॉइंट ये वाला आया। तो ऐसे ही इस तरफ भी यहाँ पे 5 पॉइंट्स बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए हमारे पास, 10। 5 पॉइंट्स इधर बने, 5 पॉइंट्स इधर बने। इसमें भी बहुत स्किल है। अगर √5 sin x होने की बजाय अगर यहाँ पे 2 sin x होता, अगर यहाँ पे 2 sin x अगर होता तो उसकी अलग कहानी होती, वो भी बड़ी काम की बात है, क्योंकि तब ये पीक पे इंटीजर बनता, उसको भी सोचना। तब ये यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता। हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करे हैं, पर इसका जेंट ऑफ 2 sin x का भी ग्राफ सोचना। पता है इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है वो क्या, कि मैंने इसको फटाफट ये बना लिया। ये बहुत काम की बात है। क्यों, क्योंकि यही दिस इज द गेम थ्योरी, ये गेम है। मुझे वो गेम कैसे खेलनी है, वही उसी में मास्टरी अटेन करनी है। तो इस गेम में हमें समझ में आया कि हाँ sin x + α है, पर पूरा पीरियड है तो ग्राफ खिसकाया ही है ना, तो हम वापस खिसका लेते हैं। 0 से 2 पाई पूरे इंटरवल में होगा, तो जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसे इसका बिहेवियर होगा, तो बाकी अपने घर की बात है। तो इसको डील कर पाने की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, दैट इज़ द मेन स्किल। अब ये क्या बोला, हमें कहा कि fx के पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता दो। अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या कहानी है। हमें क्या बोला गया कि x³ - x² + 4x + 1। तो सबसे पहले मैंने कहा भाई ये है क्या। देखो मेन चैप्टर क्या है, फंक्शंस। तो इसको मैंने करा डिफरेंशिएट के, इसके ग्राफ का बिहेवियर जानूं। वो बना 3x² + 2x + 4। इसका विच इज़ अ क्वाड्रेटिक। इसका d कितना बना, b² 4 - 4ac। दिखता है कि इसका d नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ कैसा बना, इंक्रीजिंग ग्राफ। 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट है। मैंने इस फंक्शन का 0 पे आंसर निकाला, fx नाम नहीं रखते इस फंक्शन का नाम, चलो ये फंक्शन जो है y का आंसर मैंने 0 पे निकाला, वो कितना आ रहा है 1। फिर y का आंसर मैंने 1 पे निकाला, वो आ गया 1 + 1 - 1 कैंसिल, ये आ गया 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से लेके 5 तक वैरी कर रही है और इंक्रीजिंग है। तो जेंट के अंदर वाली नंबर अगर इंक्रीजिंग अगर होगा तो हर एक जैसे ये जो अंदर वाली जो चीज़ है वो जहाँ जहाँ पे इंटीजर बनेगी उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएगी। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है तभी ऐसा हो रहा है। तो 1 वाले पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब x = 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल 0 से शुरू हुआ और उसके बाद इंक्रीज कर रहा है, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे वैल्यू फंक्शन और राइट हैंड लिमिट सेम आएगी। तो इसलिए ये जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 बन रही है, जहाँ पे x = 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसकी हाइट 2 होगी, जहाँ पे इसकी हाइट 3 होगी, जहाँ इसकी वैल्यू 4 होगी और जहाँ इसकी वैल्यू 5 होगी। 4 पॉइंट्स बनेगा इसका आंसर। बी क्या कहता है, 4।
जो बड़ा क्लोज गलत मार्क करता वो करता 5, जो कि गलत होता। क्यों? क्योंकि इस केस में 0 वाले पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सही बोलना आना चाहिए, 100% राइट, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको हम गलत नहीं कर सकते। इसमें ना इस क्वेश्चन में टर्म में गड़बड़ है कोई। ये क्वेश्चन में ना जिनटेक्स एफ हमें जिनटेक्स गिवन है, और ये जी ऑफ एफ एक्स जो है ना, इसमें कोई टर्म में गड़बड़ है। क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा है, पर इसमें कोई टर्म में गड़बड़ है, तो किसी अगले असाइनमेंट में देखेंगे, इसको छोड़ दो अभी। पर इसमें जो लॉजिक यूज था वो काम का था। ये वाले क्वेश्चन में भी जो लॉजिक यूज है वो सिंपल है और काम का है। हमें इस क्वेश्चन में पता समझने वाली बात क्या है, इन क्वेश्चंस की जो मदर क्वेश्चन है ना, वो ये क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें गिवन है, मान लो 1/1 माइनस एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स के कोई पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ ले, हमने करा अभी हुआ है क्लास में ये। तो एफ एक्स अगर 1/1 माइनस एक्स है, तो जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो बन जाता है x माइनस 1/x, और एफ ऑफ एफ एक्स बन जाता है x। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को पूछो कि ये एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एफ एक्स के पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता दो, तो वो कहता है कि कोई नहीं है, ये तो बेचारा x आ गया। तो वो ये भूल जाता है कि एफ ऑफ एफ एक्स के बनने के लिए पहले एफ एक्स को तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जब यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे ही एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा जब x 1 है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ऐसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा जब x 0 होगा। तो जब इसके पापा और जब इसके दादाजी ही नहीं होंगे तो ये कहाँ से आ जाएगा। तो इसके एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए पहले उस पॉइंट पे फंक्शन होना चाहिए। तो इस पॉइंट 0 पे और 1 पे और 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सेम कहानी इस क्वेश्चन में थी। अब की बार बस इतना सा चेंज था कि जो एफ ऑफ एक्स ही था शुरू में, जो एफ ऑफ एक्स है 2/2 प्लस एक्स, हमें विजिबल है कि 2/2 प्लस एक्स एक्स इज इक्वल टू -2 पे गड़बड़ करेगा। ऐसे ही एफ ऑफ सिंपली एफ ऑफ एफ एक्स बना लो, उसका एक पॉइंट आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एफ एक्स बना लो, उसका एक पॉइंट और आ जाएगा। तो इस केस में 3 ऑप्शन आ गया, जो कि सिंपल था। ये भी सेम तरह का था। और याद रखना ये बातें, हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, हमें क्या पता स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे, वहां पे रोएंगे नहीं। u कितना था 1/x माइनस 1। तो एक तो गड़बड़ तब होगी जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो हमें देखना था कि होगा, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, u इज इक्वल टू -2 आ गया और 1 आ गया। तो जब ये u -2 होगा, कब होगा हमें नहीं निकालना, हमें यहाँ पे बोला है क्या निकालो। हमें एग्जामिनर ने u निकालने को नहीं बोला, x निकालने को नहीं बोला, उन्होंने कहा नंबर ऑफ पॉइंट बता दो। तो हमने कहा कि देखो भाई, इस फंक्शन में गड़बड़ तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो कभी होगा 0 होगा जब u -2 है, तो u कभी -2 होगा, यहाँ पे -2 डाल दो तो कोई x आता होगा। निकालना नहीं है हमने, टाइम नहीं बर्बाद करना, 2x आएंगे। और एक तब गड़बड़ होगी जब u ही ना बन पाए। u कब नहीं बन पाएगा, जब x 1 है। तो x 1 नहीं होगा और x ये दोनों वैल्यूज भी नहीं लेगा। तो नंबर्ड पॉइंट्स जहाँ पे कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता, वो इसलिए 3 हो जाते। और बड़ी क्लैरिटी में देखो, जैसे मैं इसको कितनी क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, तो कैलकुलस हमारे घर में फिरना चाहिए। इट शुड बी, मतलब वी शुड बी सो कॉन्फिडेंट इन कैलकुलस कि कैलकुलस के क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए। और मज़ेदार टॉपिक है, अगर एक बार ये समझ में आ जाए ना, ये क्या बेकार सा क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ x² - 3x, हमें ग्राफ आता है, x² - 3x का ग्राफ बनाया, उसको हमने घुमा दिया, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 3, 2 पॉइंट्स तो यहाँ से बन गए। अब और ये -π और π के बीच में मॉडुलस ऑफ cos x का भी हमें ग्राफ आता है, सिंपली cos x वाले ग्राफ को लिया और हमने ऐसे घुमा दिया। तो इसकी जहाँ पे नोकें बन रही हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे काम के हो गए। तो ये सिंपल था, जो भी इसका ऑप्शन बना वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हमें गिवन था कि एफ एक्स x³ है जब x रैशनल है, और x² है जब x इरैशनल है। देखो पता है इस क्वेश्चन की जड़ में कहानी क्या है, कि कोई भी पॉइंट लो, मान लो कि अगर ये पॉइंट अगर रैशनल है, तो एक रैशनल पॉइंट का जो नेबर होता है वो इरैशनल होता है। ये 9th के सिलेबस में था। रैशनल पॉइंट का ये हाईली मैग्नीफाइड फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो नेबर होगा वो इरैशनल ही होगा। तो अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं रैशनल से निकाल रहा हूँ, तो जो मैं लिमिट निकालूंगा वो मैं इरैशनल से निकालूंगा, एंड वाइस वर्सा। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं इरैशनल की निकाल रहा हूँ, तो जो उसकी लिमिट निकलेगी वो रैशनल से निकलेगी।
इरैशनल का नेबर बिटवीन, पता लाइन क्या है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देर आर, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देर आर इन्फाइनेटली मैनी इरैशनल नंबर्स। ऐसे ही बिटवीन एनी टू इरैशनल नंबर्स देर आर इन्फाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स। इस पर भी आईआईटी में क्वेश्चन आया कॉन्टिन्यूटी का, हमने वो करा था डिस्कस। तो वही सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में ये कब इक्वल होंगे, जब ये लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाए, मतलब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इक्वल कब बना, जहाँ पे कि सिंपली इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ये आ गया एक्स माइनस वन, तो एक्स जीरो हो सकता है और एक्स वन हो सकता है। इस पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल होंगे और ये राइट होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन राइट करने सीखो, ये भी बिल्कुल, अब देखो पहली बार में ये लॉजिक नया लगता है, तो ये इसीलिए दिया था असाइनमेंट में कि अब हम कर चुके हैं तो अब इसको करना चाहिए था हमें इम्प्लीमेंट। इसमें याद रखना कि इन सारे क्वेश्चंस की जड़ में कहानी क्या होती है कि एक एक्स माइनस वाई को उठा के इसके नीचे ले आओ, ये लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस की पावर 2n, और दोनों तरफ लगा दो लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग वाई, यहाँ पे भी सिंपली आ गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग वाई। तो ये तो बन गया लेस देन इक्वल टू 0, और ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए बन गया विच इज़ एफ डैश वाई, एफ डैश वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0। हर बार ये कहानी बनती है, ऐसे कि कितने सारे क्वेश्चंस आईआईटी में भी आए हुए हैं, हमने करे भी हैं, आगे डिफ्रेंसिएशन में और आएंगे, पर इस बात को बिल्कुल देखते ही पहचानना शुरू करो। ये पेपर में आए, हमने एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। तो एफ डैश वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 0 है, किसी चीज़ का मॉडुलस लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एफ डैश वाई का जो मॉडुलस है वो इक्वल टू 0 है, मतलब जो एफ डैश पूछा ही चलो हमसे एफ डैश एक्स हुआ है, जो कि इस केस में क्या बन गया 0। नहीं तो एफ एक्स कैसा फंक्शन आ जाता, कॉन्स्टेंट फंक्शन, और वो आगे भी हमसे क्या पता उससे कुछ पूछ लेते, पर उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने बस एफ डैश एक्स पूछा, हमने बता दिया उसमें क्या था। ये आईआईटी में आया हुआ है और हमने करा हुआ है, प्रैक्टिस के लिए दिया था बस ये। साइन ऑफ मॉड, अब देखो कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ ही बन जाता है, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो मॉड एक्स का लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो जब मिला के देखो y अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो जो y का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, y डैश एफ डैश प्लस जी डैश ही होता है। ऐसे ही y का जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो f का राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस g का राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। सिंपल सी बात रखो और बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे बोलना सीखो कि इसको बोला कैसे। अब यहाँ पे जो पहली टर्म थी, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं इसको पढ़ते ही कह सकता हूँ कि यार ये तो कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, ये नहीं होगा मेरा ऑप्शन, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। मैं इसको बिना देखे देखो बोलता, क्योंकि जो कॉस ऑफ मॉड एक्स है वो हमेशा वो कॉस एक्स है, वो दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से वो तो हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो जो मॉडुलस एक्स है उसकी नोक बनती है, उसकी 0 पे नोक बनती है, तो ये गड़बड़ करेगा। जो ओवरऑल वैल्यू बनेगी, अगर एग्जैक्टली बोल दूं तो कॉस ऑफ मॉड एक्स की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बनता 0, मॉड एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनता -1, राइट हैंड डेरिवेटिव बनता 1। तो ओवरऑल फंक्शन का लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आता, इसका भी अलग अलग आता, क्योंकि इसका बेचारे का सेम है, ये गड़बड़ कर रहा है तो इसके पूरे घर में गड़बड़ हो गई। अब साइन ऑफ मॉड एक्स को देखो, ये अपने आप में नॉन डिफरेंशिएबल है, पर इसका देखो साइन ऑफ मॉड एक्स का 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1। कैसे निकाला मैंने, पॉजिटिव साइड से साइन ऑफ मॉड एक्स को साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, कॉस 0 कितना होता है 1, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, दोनों ऐड होंगे मिला के राइट हैंड डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव -1 बनेगा, सिंपली कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव, और मॉड एक्स का भी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, तो वो भी -1, तो एक तरफ से ये -2 बनता है, एक तरफ से 2 बनता, गलत है। इसको देखो, अब ये एक तरफ से इसका डेरिवेटिव -1, एक तरफ से 1, माइनस मॉड एक्स का इसका 1 हो गया और इसका -1 हो गया, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हुए, इसके, इसलिए जो ऑप्शन था दैट वाज डी। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और आईआईटी वालों के पास भी बहुत कुछ नहीं है, जो ये गिनी चुनी बातें हैं इसी को वो घुमा घुमा के नए क्वेश्चन बना देते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पैनिक करवा के भेजा गया होता है कि वहाँ जाके पैनिक हो जाना है, तो पैनिक नहीं होना होता। x/2 - 1,
0 से पाए और tan fx अपॉन 1/fx, ये सिंपल था वैसे यार, ये कर लो। तो अब इसमें x/2 - 1 देखो 0 से पाए वाला इंटरवल है, तो जब x 0 से पाए वैरी करेगा तो ये कहाँ से fx कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, वो करेगा -1 से लेके π/2 - 1 तक वैरी। सिंपल सी बात। x को यहाँ पे 0 डाला तो कितना आ गया -1, x को मैंने यहाँ पे पाई डाला तो वो आ गया π/2 - 1। अब -1 से लेके π/2 - 1 तक जो tan वाला फंक्शन है, tan वाले फंक्शन की गड़बड़ कहाँ पे होती है, हर जगह होती है क्या? tan का पंगा कहाँ पे पड़ता है, π/2 पे। तो इस गिवन इंटरवल में तो π/2 आ ही नहीं रहा, तो इसलिए जो tan ऑफ fx है वो इस गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस था, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस हो गया। f इनवर्स x, अगर fx अगर कॉन्टिन्यूस है तो f इनवर्स x उसी की तो मिरर इमेज होता है, वो भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, इसलिए ये भी करेक्ट है। जो 1/fx है, जो 1/fx देखो जो ऑप्शन में है वो ये है, ये गड़बड़ कर जाता जब यहाँ पे ये 0 हो जाता, और ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, 2 इस इंटरवल के बीच में, 0 से पाई के बीच में x कभी 2 होगा, पाई कितना होता है 3.14, तो इसलिए 1/fx डिसकॉन्टिन्यूस है, tan fx इस केस में कॉन्टिन्यूस था। ये भी वैसे IIT में आया हुआ है, ये JEE मेंस JEE एडवांस कैसे भी बोल दो, दोनों में से एक में आया हुआ है। काम की बात क्या थी कि हमें ये आना चाहिए था, ये भी IIT में आया हुआ है। तो इसका पता है, इसमें काम की बात क्या थी कि tan² x को नोटिस करो। देखो मैं इस क्वेश्चन में क्या करता, बिल्कुल तेज में क्या करता, मैं सोचता कि भाई tan² x क्या होता है। 0 से π/4 के बीच में tan x का जवाब लाई करता है 0 से 1 के बीच में, tan π/4 कितना होता है 1, तो 0 से π/4 तक tan² x का जो जेंट बनता वो 0 बनता। तो मेरी बात समझना, बिना कुछ भी स्पेशल करे मेरी कॉपी में सबसे पहले ये ग्राफ बन जाता कि 0 से π/4 तक ये जो ग्राफ बनेगा वो ये कितनी देर में बनता, 2 सेकेंड्स में, कि tan² x का ग्राफ 0 - π/4 से π/4 तक tan² x है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइड पे भी सेम बन गया, स्क्वायर है एक्चुअली, ये बना। देखो स्क्वायरिंग है तो नेगेटिव साइड पे भी वो सिंपली 0 से 1 ही वेरी कर जाएगा, तो उसका जेंट -π/4 से 0 भी है, 0 ही रहता। ये ग्राफ है। अब हमें ऑप्शन कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन गलत है, ये तो एग्जिस्ट करती है। देखो 0 पे इसकी लिमिट 0 है। fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 विच इज करेक्ट। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 विच इज रॉन्ग। देखो इसका स्लोप कितना आ रहा है, 0, तो f'0 एक्चुअली कितना बना, 0, क्योंकि हमने देखा हमारे सामने है, हमें दिख रहा है इसका ग्राफ ये है। तो जब ये बात समझ में आ जाए ना, तो पेपर में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे लिए लॉटरी लगवाई होती है, तो वो कब लगती है, जब हमारी घर से तैयारी बढ़िया होती है। अब ये भी हमने वैसे करा हुआ है, पर चलो डाला असाइनमेंट में कर लेते हैं डिस्कस। जेंट ऑफ x², जेंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस जेंट ऑफ x²। अब देखो पेपर में अपने सामने एक क्वेश्चन आया है, इसको कैसे डील करना चाहिए था। मैं इस क्वेश्चन में अब हर ऑप्शन पे तो चेक करूंगा नहीं, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, तो इसमें हमें कैसे सोचना चाहिए था कि इसमें अब हमें देखना चाहिए कि ऑप्शन क्या कहती है। मैं कहता हूँ ऑल इंटीजर्स, मुझे कुछ नहीं मिला, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 और 1, तो मुझे शक पड़ा, अच्छा 0 और 1 पे चेक करना है। ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1, तो मेरे लिए खतरे की घंटी जो अलार्म बेल बजी दैट इज एक्चुअली ओनली एट 2 पॉइंट्स 0 और 1। ये मुझे कहाँ से पता चला, ऑप्शन से, मैंने नहीं निकाला। क्यों निकालूँ मैं, एग्जामिनर ने मुझसे क्वेश्चन पूछना है, तो इनमें से मुझे एक ऑप्शन मार्क करना है। तो अब मैं 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालता। देखो ओरली निकालते हैं, जब x को 0 से थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो जेंट x हो जाएगा 0, x² भी 0 पॉइंट समथिंग, उसका जेंट भी 0, तो वो 0 आ रहा है। अब 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, 0 पे वैल्यू फंक्शन देखी मैंने, वो भी 0 आ रही है, 0 - 0 0 हो गई। जब x को 0 से थोड़ा सा कम लोगे तो -0 पॉइंट समथिंग का जेंट -1, उसका स्क्वायर आ जाता है 1। जब x को 0 से थोड़ा सा कम लिया तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, उसका जेंट आ जाएगा 0। तो 0 वाले पॉइंट के ऊपर तो ये डिसकॉन्टिन्यूस आ गया। क्यों आया डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि 0 वाले पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग अलग आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आई, तो इसलिए 0 पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अब 1 का रह गया रिस्क, मैंने अब x को 1 से थोड़ा सा बढ़ा लिया, पहले तो 1 डाल दिया, 1 - 1 0 आ गया। 1 से बड़ा नंबर लो तो 1 पॉइंट समथिंग का जेंट 1, उसका स्क्वायर करोगे तब भी जेंट लोगे तो 1, 1 - 1 0, तो जो इसकी 1 पे राइट हैंड लिमिट बनी वो 0 आ रही है। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लो, ओरली देखो मैंने कुछ लिखा ही नहीं,
और ये ऐसे समझना शुरू करो। x को अपने मन में 1 से हल्का सा छोटा सोचो, तो जिंट x कितना बनता, 0.99 समथिंग, उसका 0.99 समथिंग का जिंट कितना बनता, 0। तो 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, इट इज 0 पॉइंट समथिंग, उसका जिंट फिर से 0। तो 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम आ गई। तो 1 के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है और 0 के ऊपर ये डिसकॉन्टिन्यूस है। और कैसे चेक करा, ओरली, ये भी IIT में आया हुआ था वैसे। जिंट ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स, ये भी पूरी तरह ग्राफिकल था। देखो साइन पाई एक्स के बारे में सोचो, इंटरवल हमें क्या गिवन है, उसने वैसे 0 और 1 के ऊपर पूछा। साइन पाई एक्स का ग्राफ सोचो, साइन पाई एक्स का ग्राफ सिंपली साइन एक्स वाले ग्राफ को पाई गुना श्रिंक बना करा के बन जाएगा। तो ये 0 है और ये 1 है, ये वैसे पाई पे कट करता है तो साइन पाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब x साइन पाई एक्स के बारे में सोचो, जब x वेरी करेगा -1 से 0, जब x वेरी करेगा -1 से 0 तो x फ्रैक्शन है नेगेटिव। साइन पाई एक्स कैसा होगा, वो भी -1 से 0 के बीच में, वो भी एक ऐसा नंबर होगा जो कि -1 से 0 के बीच में है। तो बिटवीन -1 से 0 हमें समझ में आता है कि ये दोनों नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और पॉजिटिव फ्रैक्शन का जिंट कितना आ जाएगा, 0। तो बिटवीन -1 से 0, बिटवीन -1 से 0, इसका बीच में वैसे इस पॉइंट पे इसकी हाइट -1 होगी पर x फ्रैक्शन होगा, तो इसलिए कोई डर नहीं। तो इसलिए -1 से 0 के बीच में इसके जिंट का जो आंसर आ रहा है, दिस इज -1 से 0 के बीच में इसके जिंट का जो आंसर आ रहा है, ये पॉइंट इस केस में -1/2 हो गया और ये 1/2। इसके जिंट का जो आंसर आ रहा है, दिस इज ऑलवेज 0। तो x साइन पाई एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो -1 से 0 तक हमेशा 0 है, ऐसा बनेगा। 0 पे भी 0 है। अब 0 के आगे सोचो, जैसे x को 0 से थोड़ा सा बढ़ा लेते हो, जैसे x को 0 से थोड़ा सा बढ़ा लेते हो तो हमें समझ में आता है कि जो जैसे x को हमने 0 से थोड़ा सा बढ़ा लिया तो 0 से बढ़ा लेने पे भी अब x पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया। साइन पाई एक्स भी हमें विजिबल है कि देखो पॉजिटिव फ्रैक्शन ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करके आंसर अभी भी 0। और ये रहा इस केस में ये वाला पॉइंट x साइन पाई एक्स, ये पॉइंट एग्जैक्टली 1। तो ये ग्राफ -1 से 1 तक इसका जो ग्राफ बना वो यही बना। अब मैं ऑप्शन पे गया कि कॉन्टिन्यूस है 0 पे है, कॉन्टिन्यूस है -1 से 0 है, डिफरेंशिएबल एट x = 1 है, ये मुझे निकालना पड़ता। देखो 1 से पहले उसका स्लोप कैसा है ये। अब 1 के बाद जो इसका ग्राफ है, 1 के बाद क्या हो रहा है कि 1 के बाद ये फ्रैक्शन है, लेकिन जो साइन पाई जो y = x वाली लाइन है वो अब की बार अब सिंपली x के 1 होने पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती और ये फ्रैक्शन आता, तो ये नेगेटिव आता है। एक्चुअली इसका ये ऑप्शन नहीं बना क्योंकि ये 1 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता। डिफरेंशिएबल है -1 से 1, वो राइट है। तो इसका A, B और D बना, B नहीं बना, इसका B नहीं बना, C नहीं बना, क्योंकि 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले उसको 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होना पड़ता। 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से पहले जो टर्म है वो पॉजिटिव है, 1 के बाद जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो उसका जिंट -1 आ जाता। चलो मतलब, लेकिन इसका ऑप्शन A, B और D बन जाता है इस गिवन क्वेश्चन में। ये बिल्कुल बेकार है, अब बिल्कुल सेम तरह का ही था, इसको छोड़ देते हैं। ये जैसा अभी हमने एक पहले क्वेश्चन एक छोड़ा ही था इनफैक्ट, वो भी तो इसमें भी ना कोई टर्म में वो ना हो, पर देख लेते हैं। हमें f(x) गिवन है कि जिंट x है व्हेन x इज एन इंटीजर, और gx हमें गिवन है कि x² है व्हेन x इज नॉट gx 0 है व्हेन x इज एन इंटीजर। f(x), चलो इसको f(x) से पकड़ते हैं। f(x) हमें गिवन है कि जिंट x है, और gx हमें गिवन था कि x² है जब x इंटीजर नहीं है, और वो 0 है जब x इंटीजर है, हमें ये गिवन है। तो अब हमसे कहा गया कि अब सिंपली उन्होंने यहाँ पे हमसे gx के बारे में पूछा, तो A ऑप्शन कहता है लिमिट x अप्रोचिंग 1 gx एग्जिस्ट बट gx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 1। तो जब 1 के ऊपर उसकी लिमिट निकालोगे, जब 1 के ऊपर उसकी लिमिट निकालोगे तो क्या हमें समझ में आता है कि 1 इंटीजर है, तो 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यहाँ से लोगे, पर 1 पे इसकी लिमिट यहाँ से निकालोगे। 1 पे दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट लिमिट क्या आ जाएगी, सिंपली 1 आ जाएगी दोनों तरफ से। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 होगी 1 के ऊपर, इसलिए इसका A ऑप्शन तो बना, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। B ऑप्शन कहता है कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज ट्रू। दिखता है तो जिंट x, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। G ऑफ f(x) इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x।
अब जो g ऑफ एफ एक्स है वो हमें दिखता है कि g ऑफ जिंट एक्स है विच इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, और हर इंटीजर पे उसने आंसर क्या देना है, 0 देना है। तो ये g ऑफ एफ एक्स में जो एफ एक्स है वो डिसकॉन्टिन्यूस है पर है तो इंटीजर। जी वाली मशीन के अंदर जब भी हम इंटीजर डालते हैं वो चुपचाप उसका आंसर 0 दे देती है। तो यहाँ पे हर इंटीजर के, कई बच्चे ने इसमें गड़बड़ कैसे करते कि एक बच्चा सोचता कि एफ एक्स तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, तो मान लो 5 पे सोचो, 5 से पहले एफ एक्स की लिमिट आती 4, जस्ट पहले। तो जब मैं जी के अंदर 4 डालूंगा तो भी जी का आंसर 0 आएगा। तो जब मैं x को 5 से हल्का सा बढ़ा लेता तो g ऑफ 5 बन जाता, वो भी 0 है, क्योंकि जी वाली मशीन ने दिमाग नहीं लगाना, वो कहती है इंटीजर है मेरा आंसर 0 है। तो जी वाली जो मशीन है वो, और एग्जैक्टली इंटीजर के ऊपर भी उसका आंसर 0 ही था, तो इसलिए जो g ऑफ एफ एक्स था इस क्वेश्चन में वो कॉन्टिन्यूस हो जाता। f ऑफ जी एक्स नहीं बनता होगा, वो बिल्कुल सेम पैटर्न है, पर अंडरस्टैंडिंग इसमें भी काम की थी। इसमें हमें क्या गिवन था, सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग थी x ऑफ जिंट ऑफ साइन x, इसको ब्रेक करो अपने आप, सेम ही पैटर्न है, x ऑफ जिंट ऑफ साइन x माइनस जिंट ऑफ x, कि इसको सिंपली 0 के ऊपर इसको चेक कर लो, सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूरी तरह जो रोल था, अगर मेरी बात समझो तो शील्डिंग इफेक्ट का था। x माइनस जिंट x को ट्रबल आती है इंटीजर के ऊपर, जहाँ पे इसको ट्रबल आती है वहाँ पे ये साइन पाई x अवेलेबल है, और हर इंटीजर के ऊपर साइन पाई x को नोटिस करो कि वो 0 हो जाता है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर है। क्यों? क्योंकि इसको एक सिंगल शील्ड मिली हुई है। याद रखना, देखो ये बातें ना, इस पे इतनी बार IIT में क्वेश्चन आया है कि अगर मान लो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर पाई x हो जाता तो अब ये डिफरेंशिएबल भी था। क्यों? क्योंकि अब इसको डबल शील्ड मिल गई। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर याद रखना यही काम है, ये बिल्कुल बेकार है। तो वो जिंट एक्स प्लस जिंट ऑफ माइनस एक्स, पता है इसमें काम की बात क्या है कि अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा, जब एक्स इंटीजर नहीं है, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो इसका जो आंसर है वो -1 है। और जब एक्स इंटीजर नहीं है, देखो 5.3 ले लो, 5.3 का जिंट कितना 5, माइनस 5.3 का जिंट कितना -6। जब एक्स इंटीजर नहीं है तो जो ये फंक्शन एफ एक्स गिवन है उसका आंसर -1 है, लेकिन जैसे ही x इंटीजर है इसका आंसर 0 है। ये इस क्वेश्चन का सारा भेद है, याद रखना ये अंडरस्टैंडिंग। जिंट ऑफ x प्लस जिंट ऑफ माइनस एक्स -1 बन जाता है अगर x इंटीजर नहीं है, और अगर x इंटीजर है तो वो 0 बन जाता है। और उसका क्या रिपरकर्शन है वो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाइड है। पर ये अंडरस्टैंडिंग हमने क्लास में भी सीखी, उसी का यहाँ पे पूरी तरह रोल कर। देखो पूरे प्रोसेस में समझना कि सारा कंपटीशन सब कुछ में ना जो मेन जो गड़बड़ है वो ये कि हमने नखरे नहीं करने। नखरे कहाँ पे कि हमें लगे कि अपने आप तैयारी हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी? इतने लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो अपने घर पे टाइम थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं। कितने बच्चों ने ड्रॉप करा है, इतना एम लेके तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमने उनसे कम्पीट नहीं करना, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो गए। कम्पीट मत करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को राइट करो, अपने आप रैंक बनेगा। मतलब मेरा सिंपल सा रूल है, अपनी समझ को राइट करो। देखो हमें ना कभी बचपन में ना ये लाइन सिखाई जाती है कि अपने आप को आगे लेके जाने के लिए दूसरे की इस लाइन को अगर छोटा करना है तो मुझे इस लाइन को नहीं काटना, मुझे अपनी बड़ी लाइन बनानी है। तो ये याद रखना, दिस इज़ द बेसिक रूल जो कि पूरे सिलेबस में हम चला रहे हैं पहले भी, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि सामने वाले की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। तो उसके लिए जैसे जैसे इन क्लासेस को सुन रहे हो, उसमें किसी क्लास में अब अगर ब्लॉक होते तो उसको फिर से अटेंड करो। उसके बाद असाइनमेंट वाले क्वेश्चन अटेंड करो। असाइनमेंट बहुत आएंगी, बस हो जाएगी, पर असाइनमेंट्स आती रहेंगी, पर उनको अटेम्प्ट करो। देखो कि आप बोल पा रहे हो उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस को। तो इट वाज अ सिंपल असाइनमेंट बट वेरी हेल्पफुल जो हमने आज वाली क्लास में डिस्कस करी।